ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਨੇ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਫੋਰਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। देखो, बाकी तो वाहेगुरु को, परमात्मा को, ईश्वर को तय करना है, लेकिन हमारा जो काम है, हमारा जो प्रयास है और जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि देश का किसान शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़े। अगर कोई गोली भी खानी पड़े तो वो किसान खाएंगे, हम खाएंगे, सबसे पहले किसान लीडर खाएंगे। और मैं तो परमात्मा प्रकृति के सामने, ये परमात्मा प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ, उस वाहेगुरु के सामने अरदास करता हूँ कि अगर तीसरी जिंदगी या तीसरी शहादत देने की बात आए तो वो तीसरी जिंदगी हमारी होनी चाहिए। तो क्योंकि ये चीज़ देख के बड़ा दुख होता है, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं। कल भी रात को 11-12 बजे तक चर्चा कर रहे थे हम, ये लोग करण भाई थे, हम साथ में ही थे। पता क्या, ये एक दुख होता है ये देख के कि जो हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो हम नेतृत्व कर रहे हैं, हमें कुछ ना हो और एक आम किसान को चोट लग जाए, वो चीज़ मन को पीड़ा देती है। वो चीज़ पहले कुर्बानी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे कल यहाँ नेतृत्व रहेगा आगे, ये मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। 13 तारीख से आप देख भी रहे होंगे, इन्होंने जो हिंसा करी प्रशासन पुलिस ने, वो इन्होंने करी। हमारी तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई, ना ही कल होगी। गोली चलाएंगे, गोली खाएंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, उनको भी जेल लेंगे, मोर्टार दागेंगे, उनको भी जेल लेंगे, लेकिन हम शांतिपूर्ण रहेंगे। वो अलग बात है। इन्होंने क्या किया कि पिछले 4-5 दिनों में इन्होंने 2 FIR दर्ज करी हैं, ठीक है, 307 की FIR दर्ज करी हैं। दोनों FIRों में उन्होंने मुझे और अन्य साथियों को मुख्य आरोपी बनाया है। किसान लीडरां ते 307 ਦੀਆਂ। हाँ, मेरे ऊपर 2 FIR यहीं की, खनौरी बॉर्डर की 307 की 2 FIR हैं। लेकिन मैं एक बात कह दूं, हरियाणा सरकार को, मनोहर लाल खट्टर को भी और गृह मंत्री अमित शाह को भी, हमें खुशी है कि हमारे ऊपर पर्चे हुए हैं, गर्व है हमें इस बात पे, ये हमारे मेडल हैं। जब हमारी आखिरी यात्रा हमारे घर से लेकर शमशान घाट तक होगी ना, तो यही मेडल साथ जाने, उसके अलावा और कुछ साथ नहीं जाएगा। और एक और चीज़ जो इसमें ये है, जिससे एक देखो, हम मेन आरोपी बनाए गए, इससे किसानों में भी एक विश्वास पैदा होता है कि भाई हमारे लीडर हमारे साथ खड़े हैं, हम यहाँ पे आगे खड़े थे, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर बनाई। लेकिन मैं उसके एक और बात स्पष्ट कर दूं, ये FIR तमाम झूठी हैं। किसी किसान ने कोई हिंसा नहीं करी। कोई एक फोटो दिखा दो, कोई एक वीडियो दिखा दो, कुछ दिखा दो, उल्टा हिंसा इनकी तरफ से हुई है। हमारे किसी भाई ने हिंसा नहीं करी। हम इनकी वीडियो दिखा देंगे आपको, जिसमें ये सीधी SLR से, जो AK-47 की तरह की होती है SLR, उसे सीधा फायर कर रहे हैं छाती पे और सिर पे चोट मारने के लिए। वीडियो यहाँ खेतों में इन्होंने फायर कराया था। इन्होंने मोटार जो मारे हैं, मतलब मोटार अगर वो सीधा लग जाए अगर वो छाती पे, तो आदमी बचेगा नहीं, जिन मोटारों का इस्तेमाल बॉर्डरों पे होता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारी तरफ से हिंसा नहीं हुई है, ये हिंसा इनकी तरफ से हुई है। आज़ादी का आंदोलन था, आज़ादी के आंदोलन में हमने कुर्बानी दी। आज़ादी के आंदोलन में पूरे भारत में जो जितनी कुर्बानी हुई, जितने लोग फांसी के फंदे पे झूले, उनमें से 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे। संयुक्त पंजाब मतलब हरियाणा पंजाब के थे। हमारा कल्चर एक है, हमारा लड़ने का जज्बा एक है, हमारा DNA एक है, हमारी सोच एक है, हमारा विचार एक है। वो अलग बात है, इन राजनेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर बांटने का प्रयास करा। लेकिन जो पिछला 2020-21 वाला आंदोलन था, उसके बाद से भाईचारा दोबारा बन गया और एक इतिहास इस बात का गवाह रहा है। आज तक जो भी लड़ाई हरियाणा पंजाब ने इकट्ठे होकर लड़ी, उसमें हम जीते हैं, मोर्चा फतेह किया है। जो आंदोलन हमने अलग अलग होकर लड़े, उसमें हमने जान का भी नुकसान करवाया है, माल का भी नुकसान करवाया है। आज आप देख लो, आप हरियाणा की रिपोर्ट ले लो, आप पत्रकारों, वैसे आपके भी नहीं जाने देंगे क्योंकि पत्रकारों पे भी तानाशाही चल रही है, पत्रकारों को भी चोट लगी है दोनों बॉर्डरों पे। लेकिन अगर आप अपने सूत्रों के माध्यम से पता करोगे तो आसपास के जितने भी 30-35 गाँव हैं, वो गाँव पूरे तरीके से सील हैं। उन गाँव के स्कूलों में, जो स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ने की बजाय बच्चों की छुट्टी कर रखी है 10 तारीख से। वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, RAF है, ITBP है, इनको वहाँ पे स्टेशन कराया गया है। बच्चों की पढ़ाई भी उससे प्रभावित हो रही है, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है राजनेताओं को। बच्चों लग रहे हैं स्कूल, लग रहे हैं हरियाणा के विच? नहीं, जो आसपास के जो 30-35 गाँव के स्कूल हैं, वहाँ पे पढ़ाई बंद करा के, जब स्कूल में पैरामिलिट्री फोर्सेज रुकी हुई है तो पढ़ाई कैसे होगी? तो वो बच्चे घर भेज दिए और पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पे रुकवाई गई हैं। कितने दिनों तो रुके हुए ने उत्थे? ये 10 तारीख के आसपास से फोर्सेज आनी शुरू हो गई थी। आसपास में खरड़ में एक बड़ा कॉलेज भी है, वहाँ पे भी इसी तरीके से फोर्सेज वहाँ पे रखी गई हैं। तो सब तो अगे किसान लीडर होंगे कल जदों अगे कूच कर? आप देखोगे, आपके कैमरे भी देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों के साथ, लोगों के बीच में यहाँ पे खड़े होंगे। बाकी फिर जो परमात्मा को करना है, परमात्मा करेगा। हो सकता है हमारा आपका आखिरी इंटरव्यू ये भी हो सकता है, तो जो परमात्मा को करना है। कहते चलो आखिरी होवे, तुसीं जित के मिलो, थोड़ियां हक हक्की मंगां ने जिहड़ियां तुहानूं मिलन। बात कर रहे हैं, आज भी तमाम लीडरों की मीटिंग हुई थी।
ठीक है, तमाम संगठनों के लीडर बैठे थे। हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि जो सांस ये अंदर गई है ये भी बाहर आएगी या नहीं आएगी पता नहीं है, ठीक है। जब कुर्बानी के जज्बे के साथ आंदोलन लड़ेंगे तो ही मोर्चा जीता जाता है। और देखो, एक ना एक दिन जाना तो सबको है। शहीद आजम भगत सिंह 24 साल की उम्र में चले गए थे, उनकी शहादत को 90 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे लाखों युवा इकट्ठे होते हैं, अकेले हरियाणा पंजाब में नहीं, पूरे भारत में। तो जाना तो एक ना एक दिन सबको है। क्या पता 10 साल की उम्र रह रही हो, 15 साल की रह रही हो, 25 साल की रह रही हो, हार्ट अटैक से जाएं, इससे बढ़िया तो सरकार की गोली खा के जाए ना आंदोलन में। एक लकीर तो खिंच जाए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कि आंदोलन लड़ना हो तो जैसे संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने लड़ा, ऐसे आंदोलन लड़ो। एक वो लकीर तो खिंच जाएगी ना आगे आने वाले समय के लिए, नौजवानों को तो प्रेरणा मिल जाएगी ना। तो हमारा ये कहना है कि भाई मजबूती से आंदोलन लड़ेंगे, शांतिपूर्ण लड़ेंगे। लेकिन मैं प्रार्थना भी करना चाहता हूं सारे भाइयों से, हमारी प्रार्थना है, देखो 1% भी हिंसा हमारी तरफ से होगी तो ये मान लो आंदोलन 100 का 100% हारेंगे। 1% भी हिंसा होगी तो 100 का 100% आंदोलन हारेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं जिता सकती। अगर हम शांतिपूर्ण रहे, अगर हमने इनके जबर का सामना अपने सब्र से किया, अगर इनकी हिंसा का सामना हमने शांति से किया, धैर्य से किया, तो मैं कह रहा हूँ 100 का 100% आंदोलन जीतेंगे। कोई फोर्स, कोई सरकार हमें आंदोलन जीतने से नहीं रोक पाएगी। इसीलिए शांति में आंदोलन जरूरी है। शांति होगी तो ही हमारी विजय होगी, अगर शांति नहीं होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? हमारे पास अब तक कोई मैसेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और अगर कोई मैसेज आएगा भी तो हमारे सीनियर लीडरों के पास, डल्लेवाल साहब के पास आएगा, पंदेर साहब के पास आएगा। जैसा भी होगा वो बातचीत कर लेंगे। जरूरी थोड़ी है कि साथ साथ का ही डेलीगेशन जाना है। 2-4 दिन साथियों की ड्यूटी लगेगी। देखो, जो तर्क वितर्क होने थे वो तो हो ही चुके हैं अब तक। अब तो फैसला सुनाने की घड़ी है ना। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦਰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ? देखो, सरकार ने बहस शुरू करी तो हमारी तरफ से 2 साथियों की ड्यूटी लगी पिछली मीटिंग में कि भाई आप इनके तर्कों का जवाब दीजिए। तो वो बार बार कह रहे थे भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, हरियाणा पंजाब में गेहूं धानी क्यों होता है। हमने ये कहा कि भाई 2020 में जब कोरोना आया तो इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हो गया था। ऑटोमेटिक सरसों की डिमांड बढ़ी। सरसों की डिमांड बढ़ी तो 2020 के मुकाबले 2021 में सरसों का जो रकबा था खेती का वो बढ़ गया, क्योंकि 2020 में दाम अच्छे मिल गए किसानों को। अब 2021 में जब अच्छे दाम मिल गए एमएसपी से ऊपर, तो 2022 में उससे भी रकबा और बढ़ गया। अकेले हरियाणा में 2020 से लेके 22 तक 1.25 लाख हेक्टेयर सरसों का रकबा बढ़ गया था रबी सीजन में। 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया तो वहाँ से जो सरसों का तेल हमारे देश में इंपोर्ट होता था वो बंद हो गया, तो अगले साल भी रकबा बढ़ गया। लेकिन पता नहीं क्यों इस सरकार को किसानों से क्या चिढ़ है, जानबूझ के फिर पाम ऑयल इंपोर्ट कर दिया। इस साल 2.25 लाख करोड़ का पाम ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है विदेशों से, मलेशिया, इंडोनेशिया से। हम ये कह रहे हैं कि टोटल डेट से 2.25 लाख करोड़ में 23 की 23 फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बन सकता है। भाई 2.25 लाख करोड़ रुपया वो मलेशिया और इंडोनेशिया क्यों भेजा जा रहा है? वो इसलिए भेजा जा रहा है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज के जो ये रिफाइंड सफोला, जो इनके ये कॉरपोरेट हाउस है ना, इनकी बड़ी दलाली बचती है 1 लीटर पाम ऑयल पे। इसलिए अपने किसानों को ना दे के उनको दे रहे हैं ताकि उनका फायदा हो जाए, कॉरपोरेट की जेब भर जाए। किसान इनके लिए बेशक मरे जिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ, पर अगे ਜਿਹੜੀ बैरिकेडिंग की हुई है उसनों पासे किवें कीता जाऊगा फिर? तो वो भी रणनीति है, आप देखोगे कल सारी के सारी, कल लाइव देखेंगे। अपनी तरफ से हमारा प्रयास रहेगा, जो गोली चलेंगे गोली भी खाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अपनी तरफ से पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से और पूरी शांति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। गोली चलेंगी, गोले चलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो परमात्मा को पता। उसके बारे में तो अभी हम कोई चर्चा करें या कोई टिप्पणी करें, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। वो ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? नहीं, वो तो हम अपनी रणनीति बन चुकी है हमारी, वो रणनीति हमारी बन चुकी है। लेकिन उसको फाइन ट्यून करने के लिए, और वो तो चर्चाओं का दौर रात तक भी जारी रहेगा, कल सुबह तक भी जारी रहेगा आपस में तमाम संगठनों का। लेकिन ये जरूर है कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे जाएंगे। ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨ ਖੜਾ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਥਨ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੰਥਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ।
ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਠੀਕ ਆ, ਵੋਟ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਘਪਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, EVM ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਲੀਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਲੀਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਥੱਲੇ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਪਰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਮਾਤਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, WTO ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਗੈਟ ਵਾਲੀ WTO ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੱਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 60% ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 400% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 400 ਰੁਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 35,000 ਰੁਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜੂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਤੇ ਚੱਕੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਸਤਾ ਚੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਸਤਾ ਹੀ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੈਟ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਗੈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਆ, ਆਪਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ G20 ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਥੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸ਼ਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੱਜਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿੰਨਾ ਧੂਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਧੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। 4 ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ। ਮੈਂ 7-7 8-8 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਠੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸਪੈਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੇੜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਗਿੱਡਾਂ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਸਕ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਿੰਸਕ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਬਰੋਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ?
ऐसा जी, पहली बात तो ये फोर्स गलत खड़ी है, क्योंकि हम अपना संवैधानिक अधिकार मांगने जा रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलता है हमारे लोकतंत्र में। सबसे पहले तो ये हरियाणा सरकार की और भारत सरकार की नाकामी है, मूर्खता है, और इस देश के ऊपर ये साबित करता है ये तानाशाही शासन है, न कि लोकतंत्र का शासन है, न कि संविधान का शासन है। तो इस बात से ये प्रमाण मिलते हैं। तो यही जो प्रमाण सरकार दे रही है भाई, इस देश में न कोई कानून है, न कोई संविधान है, न कोई लोकतंत्र है। हम जब चाहें जिस व्यक्ति का दमन कर सकते हैं, जिस व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार कभी भी छीन सकते हैं। तो ये सरकार की नाकामी है, मूर्खता है, अत्याचार है, उदंडता है, जो नहीं होनी चाहिए जी। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਖੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? देखो, अगर जनता आगे बढ़ेगी ना, आंसू गोले काम नहीं करेंगे। किसान तो वैसे आंसू गोले खा रहे हैं, खेतों में किसान मेहनत करने वाला है। अगर ये बैरिकेड नहीं भी फटने देंगे ना, तो हरियाणा पंजाब है दिल्ली तक पैदल चल के क्रांति उठा देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रैक्टर निकले आएंगे, फोर्स हमारा आगे आगे चलेगी, लाखों पब्लिक हम। अभी देखो हमारे नेता जैसे कॉल देते हैं, अभी अंदरूनी बातें चल रही हैं। अगर हमारे नेता लोग, ये किसान संगठन सारे कहेंगे बैरिकेड तोड़ दो, इनको तो 1 घंटे में पड़ देंगे। हमारे पास टैंक रखे हैं ना, बड़े बड़े ला रखे ना टैंक हमारे को, कोई ओडी फोर्स तो नहीं है ना हमारे पास। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं 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 नहीं, यह सरकार का तो जाति बिरादरी का नारा, जाति को और बिरादरी को आपस में भिड़ाएगी, आतंकवादी बताएगी, कभी खालिस्तानी बताएगी। ये किसान है, ये किसान अपना सामान अपना घर लेके आ रहा है ना। नेता लोग एक काम करो, सबको कोठी मिल रही है 2-2 हज़ार गज में, वो बंगले खाली कर दो, एक में रह लेंगे। हम चले जाते हैं वहाँ अपना जंतर मंतर अप्रोच करेंगे, और कम से कम किसान कम से कम 10 साल तक रुक जाएगा वहाँ, इनके मकानों में सोएंगे और अपने करेंगे। कुछ दिन के लिए अगर नेता को दे रखा है इस इंडिया को, सारे नेता घरानों को कुछ दिन के लिए किसान को दे दो, अन्नदाता को मकान जंतर मंतर के पास में ही तो हैं। एक एक मकान में शिफ्ट हो जाएगा 2-2 हज़ार किसान, और लंगर चकना है और सुबह नारेबाजी लगानी है, भाई किसान को जिंदा रखो। ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚੋਂ पूरा ਵਧੋਗੇ ਅੱਗੇ? हाँ, 100% बनेंगे। ये आंदोलन नहीं है, ये बीजेपी के लिए आंधी है। आंधी आएगी, ये क्रांति आएगी। सुबह शाम मोदी भी रोटी खाता है, उस थाली की तरफ देखता है। ये अन्नदाता जितना आया हुआ है ना, ये उस थाली की तरफ देख के और नस्ल और फसल बचाने के लिए आया है। लेकिन ये जवानों को वहाँ होना चाहिए बॉर्डरों पे कि ये किसान और जवान आमने सामने कर दिया। जवान को तो पहले बेच दिया, अब किसान पर टारगेट है। और किसान की मेरे वीर जितनी जनता है, अगर ये कुर्बानियाँ भी मांगेंगे तो कुर्बानियाँ भी देने के लिए तैयार हम। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੈ।